शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO आज दुनिया में एक बहुत डोमिनेंट, इफेक्टिव, ताकतवर और एफिशिएंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभर रहा है। SCO बहुत ज्यादा मेंबर्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है। चीन और भारत समेत दुनिया की कई उभरती इकोनॉमीज इसके मेंबर्स हैं। साल 1996 में इसकी शुरुआत 5 मुल्कों ने शंघाई इनिशिएटिव के तौर पर करी थी। उस वक्त उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि सेंट्रल एशिया के नए आजाद हुए देशों के साथ लगती रूस और चीन की सरहद पर कैसे तनाव रोका जाए और धीरे धीरे किस तरह से उन सरहदों को सुधारा जाए और उनका असेसमेंट किया जाए। खैर, ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया। इसकी वजह से ही इसे काफी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। अपने मकसद पूरा करने के बाद उज्बेकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा गया और 2001 से एक नए एस्टेब्लिशमेंट की तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। साल 2001 में नए ऑर्गेनाइजेशन के मकसद बदले गए। अब इसका अहम मकसद एनर्जी सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना बन गया है। अब 2024 की SCO बैठक में शामिल होने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। SCO समिट कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई तक है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है वो आगे जानेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का बेहद अहम मुल्क है और ट्रेडिशनल तौर से भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। मगर भारत सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, तो कजाकिस्तान एक नेचुरल पार्टनर है। मोदी 2015 में भी कजाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उस वक्त भी कुछ अहम समझौतों पर रजामंदी बनी थी। ये समझौते एनर्जी और मिनरल सोर्सेस से जुड़े हुए थे। इन दोनों ही फील्ड में कजाकिस्तान सेंट्रल रोल निभा रहा है। खासकर न्यूक्लियर एनर्जी के सवाल पर कजाकिस्तान से यूरेनियम सप्लाई पर भी बात हुई थी। इस सिलसिले में पहली डील भारत ने कजाकिस्तान के साथ ही करी थी। स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी कजाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। अमेरिका और रूस दोनों की ही इसमें दिलचस्पी है। इस रेफरेंस में कजाकिस्तान ने बड़ी ताकतों के बीच होशियारी के साथ बैलेंस साधा हुआ है। एक वक्त था जब कजाकिस्तान पर रूस का दबदबा हुआ करता था। धीरे धीरे कजाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बैलेंस करे और अब चीन भी कजाकिस्तान में अहम रोल निभा रहा है। तकरीबन हर बड़ा रोल सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान की अहमियत को कबूल करता है। इसीलिए ये सभी मुल्क काफी वक्त से वहां अपना डोमिनेंस जमाना चाहते हैं। डोमिनेंस की बात करें तो दोस्तों, इन तस्वीर में दिखाई दे रहे दूसरे शख्स का नाम है इमरान खान नियाजी। कभी बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी रहे थे। ये दुनिया भर से काफी रिस्पेक्टेड और पॉपुलर शख्स हैं। इन्हें सियासत और देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार किया गया। 2 दशकों से भी ज्यादा की मेहनत के बाद ये अपने देश के वजीर आजम बने, लेकिन सत्ता और पावर मिलते ही अपनी सोच से फैसले लेने लगे, या यूं कहें कि मिल रहे सुझाव या हुक्म को इग्नोर करने लगे। फिर इन्हें रूस दौरे का इनविटेशन मिला और ये दौराए रूस पर रवाना हो गए। कहते हैं कि अगली सदी एशिया की होगी, जिसमें अनडिवाइडेड इंडिया के तीनों मुल्क अपनी अपनी वजह से बेहद अहमियत रखते हैं। पिछले 10 सालों से तमाम जानकार भी महसूस कर रहे हैं कि भारत की पॉलिसीज में या तो बदलाव आए हैं या पॉलिसीज लागू ही नहीं हुई। इसी 8 जुलाई को रूस में एक अहम प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। इमरान खान भी गए थे, फिर उनकी सरकार गिर गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया और हाल फिलहाल तो बाहर आने की कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है। खैर, SCO की बात करें तो ये ग्रुप चीन और रूस की तरफ से ऑपरेटेड माना जाता है। मौजूदा वक्त में इन दोनों देशों के रिश्ते अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं हैं। इस पर्सपेक्टिव में भारत के फैसले को देखा जा सकता है। दोस्तों, SCO में चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत समेत 9 मेंबर मुल्क हैं। SCO को बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। कजाकिस्तान में होने वाले SCO की 24वीं बैठक में मेंबर मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं।
मगर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। कजाकिस्तान न जाने से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मंच शेयर नहीं करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते काफी वक्त से खराब चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। माना जा रहा है कि एससीओ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी से सेंट्रल एशियाई मुल्कों के नेताओं को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बीते सालों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेताओं के साथ पहले से तय मुलाकात रद्द हुई है। इससे पहले साल 2022 के भारत के रिपब्लिक डे में कोरोना के चलते ये नेता दिल्ली नहीं आ सके थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी संसद में सत्र के चलते एससीओ समिट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी की भरपाई जुलाई में रूस दौरे से करेंगे। समझ रहे हैं ना, इसमें भरपाई वर्ड पर ध्यान दें। खैर, भारत और पाकिस्तान साल 2017 में एससीओ के फुल टाइम मेंबर बने थे। अभी एससीओ के 9 मेंबर हैं। इन देशों में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इससे पहले अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपस में एक दूसरे के रेशियल और रिलीजियस तनाव से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, भारत सोच समझकर एससीओ का मेंबर बना था, लेकिन अब भारत एससीओ को बहुत अहमियत नहीं देना चाहता है। आने वाले वक्त में रूस में ब्रिक्स समिट होना है। पूरी उम्मीद है कि वहां प्रधानमंत्री जाएंगे। ब्रिक्स ऐसा ग्रुप है जहां रूस और चीन के अलावा कई ऐसे मेंबर मुल्क हैं जिनकी अपनी पहचान है। आजाद फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, एससीओ की मेंबरशिप इस तरफ ध्यान दिलाती है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अगर वो अमेरिका के साथ क्वाड में रह सकता है तो रूस और चीन के साथ एससीओ में बना रहेगा। साल 2023 में एससीओ समिट को भारत ने वर्चुअल करवाया था। एससीओ समिट की अगली बैठक इस साल के आखिरी में पाकिस्तान में होनी है। 2025 में यह बैठक चीन में होनी है। ऐसे में आने वाले वक्त में एससीओ समिट में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पॉसिबिलिटीज पर अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। जानकारों की माने तो एससीओ में अपनी भागीदारी को लेकर भारत फिर से सोच समझ रहा है। दरअसल एससीओ की पहचान वेस्ट विरोधी ग्रुप की रही है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी के मामले में वेस्ट की तरफ झुकाव रखते हैं। भारत के अलावा एससीओ के सभी मेंबर मुल्क चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है। एससीओ के देशों में भारत ही पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है। कुल मिलाकर एससीओ में चीन के बढ़ते किरदार को लेकर भी भारत काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है। इंडियन ऑफिसर्स ये कहेंगे कि मोदी पार्लियामेंट सेशन के चलते कजाकिस्तान नहीं गए, पर पास्ट में पार्लियामेंट सेशन के दौरान पीएम मोदी विदेश जा चुके हैं। दरअसल इस ग्रुप में भारत एक तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। मोदी भारत के सबसे ज्यादा अमेरिकी सपोर्टर प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं, जबकि एससीओ की इमेज एंटी वेस्ट वाली है। तो आपको यहां पर याद दिला दूं कि सितंबर 2023 में जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए थे। इससे पहले अगस्त 2023 में जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भी शी जिनपिंग और मोदी का आमना सामना तो हुआ था, मगर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। बीते साल जब भारत एससीओ की चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता कर रहा था, तो उसने ये समिट ऑनलाइन करवाया था। कुल मिलाकर ये साफ दिख रहा है कि भारत चीन की अगुवाई वाले ग्रुप्स में अनकंफर्टेबल है। लेकिन जानकारों की माने तो भारत अनकंफर्टेबल तो जरूर है, मगर वो इन ग्रुप्स में बना रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप एंटी वेस्ट तो है लेकिन भारत विरोधी ना हो जाए इसीलिए। एससीओ में कई ऐसे देश हैं जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं और वो इन रिश्तों को बनाए रखना जरूरी समझता है, क्योंकि भारत चाहता है कि ये देश एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा ना बन जाए।
इसीलिए भारत इससे जुड़ा तो रहेगा पर पूरी तरह से फोकस नहीं रहेगा। दोस्तों, ब्रिक्स हो या एससीओ, रूस, चीन और भारत इन तीनों का हिस्सा है। भारत के रूस से अच्छे रिश्ते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या रूस भारत और चीन की दोस्ती करवा सकता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि डोकलाम झगड़े के वक्त रूस ने चीन से बातचीत करी थी। रूस ने चीन से कहा था कि इसका कोई सलूशन होना चाहिए। इसके बाद भी रूस चाहता है कि चीन और भारत के रिश्ते अच्छे रहे और रूस को इन दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने में दिक्कत ना हो। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद रूस चीन पर ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। इसीलिए अब रूस उतना बड़ा रोल भारत को लेकर नहीं निभा पा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।